नरसी ग्रेवाल जी के पास में 20 साल से ज़्यादा का डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा है और उन्होंने 70 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम को हिंदुस्तान में खड़ा किया है। स्पेशली हम लोग ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, अपॉइंटमेंट कैसे लें, इस प्रकार के जो बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट्स को इस इंटरव्यू में छुआ है। 2042 में डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पे हो सकती है, वो विज़न भी आपको देखने को मिलेगा। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, गवाइएगा मत। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका कमिंग सून का वीडियो जब हमने डाला तो उसी वीडियो को देखने वालों की और उसके ऊपर में कमेंट्स करने वालों की लाइन लग गई और वो बताता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं और उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं नरसी ग्रेवाल सर। ग्रेवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वत्स साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको काफ़ी दिनों से जानता हूँ क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सर। 5 साल या 45 साल। अरे क्या बात कर रहे हो सर, और सीरियसली? हाँ, बिल्कुल वीडियो देखी थी मैंने आपकी। और आपसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप तो 2001 से आ गए थे, मैं 1 साल के बाद आया था, 2002 में आया था दिसंबर में। जी। तो आपकी वीडियो सुनी थी, उससे मैं बहुत प्रेरित था और मुझे लग रहा था कि वत्स साहब से मिलना चाहिए, लेकिन आज मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। नहीं, मैंने बहुत नाम सुना है आपका सर, सेम इंडस्ट्री में है तो मुलाकात नहीं हो पाती और इच्छा थी तो आज पूरी हुई, हमारी भी पूरी हुई और व्यूअर्स की भी पूरी हुई। आपको सुन के और जान के अभी आपके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपका जो हमने कमिंग सून का वीडियो डाला ना सर, जी सर, उस पर इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। जी सर। मैं किसको लूँ किसको छोड़ूँ उसमें था, कुछ मैंने लिए हैं, मैं आपको सुनाता हूँ फटाफट। जी सर। रितु ने लिखा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। शेख शरीफ लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के देवानंद। रवि पाल ने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह। दीपक शर्मा लिख रहे हैं रोल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सुमिता विष्ट ने लिखा है यू आर आइकॉन एंड बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। छविकांत मिश्रा लिख रहे हैं अद्भुत यह हुई ना बात। महेश यादव लिख रहे हैं मोस्ट अवेटेड एपिसोड। वरुण शर्मा लिखते हैं वाव हिस्टोरिकल इवेंट गोइंग टू हेल्ड। MLM हिस्ट्री क्रिएटर्स लिखते हैं इट इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। बुद्धाराम रायका लिखते हैं प्योर सोल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पवन गौरी लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के गॉड फादर। और रमेश कुमार ने लिखा है रोल मॉडल ऑफ रियल नेटवर्कर्स। रवि मैदान ने लिखा है जैसे बरसों से प्यासी ज़मीन को बारिश का इंतज़ार होता है, हर काली अंधेरी रात को सूरज की पहली किरण का इंतज़ार होता है, उसी तरह महागुरु श्री नरसी ग्रेवाल जी आपका हमें इंतज़ार है। और लास्ट में ताराचंद चौधरी ने लिखा है जमाकती लठ गाड़ दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये व्यूवर्स का प्यार है और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन सारे लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया वत्स साहब। और रियली में आप जो कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि आप हरियाणा से हैं, तो उस चीज़ को लेके भी मेरे को लगता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्रयास था नरसी सर, एक हमने शुरुआत किया था, लेकिन आप जैसे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। इतना सारा बिजी शेड्यूल रहता है, जो लोग आपको नज़दीक से जानते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला। एक बार फिर बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए। थैंक यू सर। और शुरुआत करते हैं सर आपके अब तक के सफ़र से और उससे फिर हम कुछ सबक लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वत्स साहब, मेरा नाम तो नरसी ग्रेवाल है और मेरे जो बचपन की शुरुआत हुई थी एक गांव से, गांव में किसान परिवार से, और मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की थी। पढ़ाई करते करते उस टाइम पे हमारे एक ही ड्रीम होते थे, फौज में भर्ती होना है। अच्छा। और लकीली वो ड्रीम भी पूरा हो गया। मतलब हमारा सबसे गौरवशाली जो संगठन है भारतीय सेना, आर्मी में मैं भर्ती हो गया था। करीब अंडर 18 में ही, 17 साल समथिंग का कुछ महीने का था। और उसके बाद आर्मी की जॉब कर रहे थे। आर्मी की जॉब करते करते मेरे को क्लरिकल जॉब थी, तो जॉब किया बढ़िया से।
और वहाँ पे भी अच्छी फीलिंग आई। हम तो गांव में भैंस चराने वाले आदमी और एक गांव के परिवेश में थे, तो वहाँ पे भी हमारे को लग रहा था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और वहाँ पे एज ए क्लर्क की जॉब कर रहे थे तो अच्छा फील हो रहा था। और जॉब करते करते बाद में जो कारगिल वार आया तो उसमें भी मेरे को 2-3 साल वहाँ पे रहने का मौका मिला। अच्छा। कारगिल वार में भी मैं वहाँ पे डी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। उसके बाद फिर मैं आगरा में पोस्टिंग आई मेरी। और आगरा में जब मैं पोस्टेड था तब इस सबसे महान, पवित्र और मैं बोलूँगा लोगों के भाग्य बदलने वाली जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे मैं रूबरू हुआ। और जब मुझे इस चीज़ के बारे में बताया गया तो मेरे को इस इंडस्ट्री की 3 बातें बहुत गजब की लगी सर। पहली बात ये गजब की लगी कि इसमें लाखों कमाने का, महीने में लाखों कमाने का और साल में करोड़ों कमाने का मौका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्योंकि जो हम पैसे दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है। राइट। और प्रोडक्ट मिल गया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। राइट। तो प्रोडक्ट मतलब मिल गया, इन्वेस्टमेंट जीरो है। पहला मेरे को एक क्वालिटी बहुत गजब की लगी। दूसरी पता चला कि मुझे कि इसमें कोई खास एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मल मैट्रिक पास करके फौज में भर्ती हुए थे, तो हमारे को अलग से कोई एजुकेशन नहीं थी। तो उसका भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें अलग से कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। और तीसरी बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी इसमें कि इसमें कोई प्रीवियस अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा है, मेरे पास जैसे क्लरिकल जॉब का अनुभव था या फौज की एक्टिविटी करने का अनुभव था, तो वो अनुभव के साथ भी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो 3 चीज़ों से मैं इनका मुरीद हो गया, इस इंडस्ट्री का, और मैंने इसमें काम करने का डिसीज़न लिया और काम करना शुरू किया। फिर बाकी आप जानते ही हैं कि इसमें यस नो आते हैं और लोगों के चैलेंज आते हैं, वो सब आते गए, लेकिन हमने अपलाइन का और सिस्टम का हाथ और साथ हमेशा पकड़ के रखा। और उसकी वजह से जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी आज पिछले करीब मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, सेम कंपनी में, सेम इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ। और 20 साल से बहुत आनंद आ रहे हैं। जॉब कर रहे थे तब भी हम आनंद लेते थे, लेकिन अभी जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से और भी आनंद आ रहे हैं। मैंने पहले 2 साल जो काम किया था एज ए पार्ट टाइम में किया था, नौकरी करते करते, उसके बाद फिर मैंने VRS लेके इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और अभी मुझे फौज में जो जॉब किया था मैंने 19 साल करी थी, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे अभी 20 साल हो चुके हैं। क्या बात है वंडरफुल सर। आपकी कहानी से हम लोग ये सबक ले सकते हैं कि लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, जैसे आपने नौकरी करते करते इसको पकड़ लिया था। जी जी। दूसरा एक मैसेज ये भी मिलता है सर, आप 20 साल से एक ही कंपनी में हैं जी, तो वो अगर हम लोग एक अच्छी कंपनी के साथ में लगातार काम करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगी। और इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा सम्मान जो कॉम्प्लीमेंट्स में अभी हमें दिखाई दे रहा था, तो वो तभी मिलता है जब हम स्टे करते हैं एक जगह। जी। और तीसरी चीज़ आपने ये बोली सर कि अपलाइन का और सिस्टम का साथ हमेशा रखा। बिल्कुल। तो ये 3 मोटे सबक सभी व्यूअर्स ले सकते हैं नरसी ग्रेवाल सर की कहानी से। आप सर 20 साल से इंडस्ट्री में हैं जी। अगले 20 साल बाद आप इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? 2042 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कहाँ? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। और ये सवाल मेरे बड़े दिल के करीब है सर। एक्चुअली मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को इसके बारे में पढ़ने का, इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने का और इस इंडस्ट्री के बारे में सुनने का बड़ा शौक था। तो मेरे को किसी डायमंड्स की या किसी अचीवर की CD मिल जाती थी या कोई बुक मिल जाती थी इससे रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। तो मुझे एक CD मिली थी और उस टाइम पर 98 में वो रिकॉर्डिंग कर रखी थी। तो 98 में एक अचीवर आए थे बाहर से, फॉरेन कंट्री के कोई डायमंड थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल आज तक भी सेट है। उन्होंने बोला था कि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे, उस टाइम पे लोगों के लिए 98 में लोग नॉर्मली स्कूटर बाइक होना भी बड़ी बात थी, कार वार लोग रखते नहीं थे। तो उन्होंने बोला था कि वो जो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे, मतलब 1990 से लेके 2000 तक वो लोग अल्टो या छोटी मोटी कार ले सकते हैं, ले लेंगे। और जो लोग 2000 से लेके 2010 तक काम करेंगे, वो आने वाले टाइम में होंडा सिटी या और बड़ी वर्जन की कार है, वरना ऐसी करके मेंटेन करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि 2010-11 से लेके और 2020 तक ऐसा समय आएगा कि लोग अपनी नेक्स्ट जो लेवल की जो गाड़ियां हैं, प्रीमियम कार हैं, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जगुआर, ये सारी कार मेंटेन करेंगे। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि अगर इंसान इसमें अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, लगा रहेगा और एक ही जगह पे काम करता रहेगा, तो आने वाले 2030 से लेके और 40 के बीच में
पक्का इस इंडस्ट्री के माध्यम से और प्राइवेट जेट और अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर तक जरूर पहुंच जाएगा। तो ऐसी मुझे लगता है कि आने वाले 2030 के बाद से 30 से 40 के बीच में इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे ऐसे अचीवर्स रहेंगे जो अपने प्राइवेट जेट मेंटेन करेंगे, प्राइवेट अपने हेलीकॉप्टर मेंटेन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। please। हमारे एपिसोड नंबर 91 में हमारी मेहमान थी रीमा विरदी, जी जी और उनकी कहानी ये है सर कि वो लंदन में बैंक में जॉब करती थी, और वहाँ उन्होंने किन्हीं ने उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। जी जी तो उनको विज़न बड़ा दिखा डायरेक्ट सेलिंग का। वो लंदन छोड़ के इंडिया में आई, जी जी और मैंने उनसे पूछा, इंटरव्यू में पूछा जी जी कि लंदन में और अमेरिका में सुना है लोग बहुत पैसा कमाते हैं, वो सही बात है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ लोग इतना पैसा कमाते हैं कि वो अपनी टीम की मीटिंग है ना अपने प्राइवेट जेट में ऊपर जाके 35,000 फीट पे जाके करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा हो रहा है, तो आपको लग रहा है यहाँ भी होगा वैसा? हाँ बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल इंडिया में भी होगा, क्योंकि जो चीज़ें पहले कुछ दिन पहले मतलब यूरोप में और अमेरिका में होती हैं, वही चीज़ें बाद में इंडिया में भी होती हैं। यस, वेरी ट्रू। लेकिन एक चैलेंजेस रहता है सर हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, और 1990 के बाद से जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से किसी न किसी रूप में वो चैलेंज आता है, और वो आता है मनी सर्कुलेशन। कंपनी आती हैं किसी न किसी अलग रूप में आती हैं, और इस समय वो क्रिप्टो के रूप में आ रही हैं। जी जी जी। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लान आपको मिलेंगे जो क्रिप्टो को सेल करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के मॉडल से। जी सर, जी सर। तो ये सही है तरीका सर? क्या संदेश देना चाहेंगे एक सीनियर डायरेक्ट सेलर होने के नाते? थैंक यू वेरी मच। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है सर कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोस्टली और 99% हमारे जो प्रोडक्ट हैं टेंजिबल रहते हैं, मतलब जो हाथ में टच किए जा सकें, यूज़ किए जा सकें, प्रयोग किए जा सकें, और उसी तरह का इंडिया में माहौल भी है। तो टेंजिबल प्रोडक्ट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी क्रिप्टो या जैसे जो प्रोडक्ट हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं ना दिखते हैं सही है, और ये उसमें न किसी के हाथ में है, इसमें एकदम जुआ की तरह है, ऊपर नीचे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी बजाय मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा रहेगा इन्हीं का रहेगा, टेंजिबल प्रोडक्ट्स का। और क्रिप्टो वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे बाकी स्कीम और ये जो आते हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ असली होती है, अगर मान लो 2000 का नोट असली है, 500 का नोट असली है, तो नकली उसका होना ही होना है, क्योंकि लोग जिस चीज़ की वैल्यू होती है उस चीज़ को नकली भी बना लेते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि क्रिप्टो की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई ज़्यादा महत्व रहेगा नहीं, और जो भी विजनरी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्रिप्टो वगैरह से थोड़ा अवॉइड करेंगे। उनको करना होगा, अलग से लेंगे, उसको यूज़ करें, क्रिप्टो में अलग से इन्वेस्ट करें, अलग से जो करना करें, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग के साथ नहीं जोड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आपने बहुत बड़ी टीम बनाई है सर। कितने लोग होंगे आपकी टीम में? 70 लाख से ज़्यादा होंगे सर। 70 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम आपकी है। अब टीम में लोग जुड़ तो जाते हैं जी सर, लेकिन एक्टिव नहीं हो पाते हैं। जी सर। ये एक बड़ा चैलेंज रहता है हर डायरेक्ट सेलर के साथ में। तो लोगों को एक्टिव कैसे बनाए रखें? सर इसके लिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए जिम्मेदार जो है मैं खुद रहता हूँ, हम खुद रहते हैं जी। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो टीम की हिम्मत नहीं है एक्टिव नहीं रहे। हम अपने आप को एक्टिव रखें, पूरी तरह से 100% फोकस रहें, पूरी तरह से सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम जो बोलता है टाइम टू टाइम वो सारी एक्टिविटी कंडक्ट करें। अपलाइन के माध्यम से हमेशा थर्ड पार्टी करते रहें। टीम की क्या हिम्मत एक्टिव नहीं रहेगी, उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो एक्टिव है आज, और हम अगर एक्टिव है तो हमारी टीम भी एक्टिव है। हाँ, और हम इनएक्टिव हो जाएं और सोचे कि टीम वाले लोग काम करेंगे तो फिर वो संभव है नहीं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। उसके लिए तो मैं डायलॉग एक यही बोलूँगा सर, ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं होता है कि आप सोते रहो और टीम एक्टिव रहे, ऐसे नहीं। ऐसा संभव नहीं। जी सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। थैंक यू सर। आपका चूंकि बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है सर, 20 साल से आप तो एक ही कंपनी में हैं। जी सर। लेकिन ऐसा हुआ होगा आपके साथ में भी कि आपकी टीम में जो लोग थे वो छोड़ के चले गए, और एक ऐसा कल्चर सा भी हो गया है पिछले कुछ दिनों में। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री को बड़ा ख़राब किया है कि एक जगह काम करते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, और बहुत सारी कहानियाँ चलती रहती हैं, और छोड़ के जाते हैं तो फिर वो वीडियो बनाते हैं, कहानी बनाते हैं कि भाई मैं क्यों छोड़ के चला गया, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और 5-7 साल से तो प्रॉब्लम नहीं थी, फिर वो अचानक सारी प्रॉब्लम दिखने लग जाती हैं। तो लोग क्यों छोड़ते हैं कंपनीज? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है?
थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दरअसल हमारे को बीच बीच में फेस होता है, हमारे को भी समझ में आती है, कई सारे लीडर्स पूछते हैं हमारे से। तो मेरा ऐसा लगता है, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि क्यों लोग इसलिए छोड़ते हैं। नंबर एक तो कुछ लोग वो छोड़ते हैं जो कुछ कमा नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो उनको लगता है जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो और कहीं ट्राई करके देख लेते हैं। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि तो नहीं कुछ कर पा रहे और उनको लगता है दूसरी जगह कुछ कर लेंगे। तो एक तो वो कारण हो सकता है। दूसरा जो कारण है लीडर्स की, अगर कोई अर्निंग कर रहा है फिर भी अगर वो छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी लीडरशिप जैसे जैसे बढ़ी, अर्निंग बढ़ी, उसके साथ साथ उसकी ईगो भी बढ़ जाती है सर। ईगो भी बढ़ी, ईगो बढ़ी और पर्सनैलिटी नहीं बढ़ी उसकी। हाँ, और उसकी समझ बढ़ी नहीं। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक बार एक बंदा था कि उसको ना 25 साल का हो गया था। उस टाइम पे भी उसको अंधेरे से डर लगता था। अच्छा। और जब छोटा था तब भी अंधेरे से डर लगता था। तो छोटा था तो उससे पूछते थे बेटा क्यों डरता है? तो वो बोलते थे बोला मुझे ना हाउ, अंधेरे में हाउ है, हाउ खा जाएगा। तो जब 25 साल का हो गया तो उससे पूछने लगा भाई अभी तो बड़ा हो गया, अभी क्यों डर रहा है? तो उसने बोला साहब मैं तो बड़ा हो गया लेकिन हाउ भी तो बड़ा हो गया होगा। तो उनकी क्या होती है, खुद जैसे जैसे अचीवमेंट बड़े होते हैं तो अपने साथ साथ हाउ को बड़ा कर लेते हैं, अपनी ईगो को बड़ा कर लेते हैं, बल्कि उस टाइम पे समझ को बड़ा करना चाहिए। उन्होंने जिस इंडस्ट्री ने, जिस कंपनी ने उनको इस काबिल बनाया, इस लेवल पे पहुंचाया, उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए और उसके प्रति अच्छी भावनाओं के साथ लगातार काम करना चाहिए। उस टाइम पे वो अपने हाउ को बड़ा कर लेते हैं, यानी कि ईगो को बड़े कर लेते हैं। इसकी वजह से यानी जिसका नहीं चल रहा है वो जाए तो बात समझ में आती है कि चलो चला गया, लेकिन जिसको इनकम आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं वो कृतज्ञता वाला भाव रहना चाहिए। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट सर। देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है जी सर, और इंडस्ट्री का एक दूसरा पक्ष भी है जो लोग इसको नहीं जानते, जी सर, वो इसको बहुत ख़राब भी मानते हैं। जी सर, जी सर। और डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम और अच्छा बनाना चाहें, जी सर, एक डायरेक्ट सेलर है, जी सर, वो ये चाहे कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए, जी तो सर। वो क्या कर सकता है सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच। सर डायरेक्ट सेलिंग को हमने और अच्छा बनाना है और इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें सबसे पहले तो हमको खुद को अपने आप अच्छा इंसान बनाना चाहिए। राइट सर। खुद को, क्योंकि लोग हमको देखेंगे, खुद को अच्छा इंसान बनाएं और एक काम ज़रूर करें, इसमें सक्सेस होकर दिखाएं। क्योंकि आपकी सक्सेस को देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्रेरणा लेने वाले हैं, इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। और खुद को अगर सक्सेस होकर हम दिखा देते हैं तो फिर इस इंडस्ट्री के लिए लगता है मुझे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दे जाने वाले हैं। क्योंकि एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खोल देता है। यस। सारे लोग उसको देख के और भी लोग करना चाहते हैं उसको, लेकिन एक आदमी अनसक्सेसफुल हो जाता है, 4 लोग फिर उसको देख के नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं कि इसमें आएँ, जिद लगाएं, पूरा कमिटमेंट दें और 100% सक्सेसफुल होकर दिखाएं और लोगों को कम ईयर करें। हमने एक पिक्चर में एक एग्जाम्पल सुना था हमने कि एक बार वो मुन्ना भाई को सर्किट जी बोलते हैं कि भाई आपको अंग्रेजी आती नहीं, आप लंदन जाओगे तो कैसे अंग्रेजी बोलोगे? तो उसने बोला नहीं आती भाई। बोला कितनी आती है? बोला मैं टेस्ट ले लूँ? बोला हाँ ले। तो उस सर्किट ने पूछा मुन्ना भाई से, आप किसी आदमी को वहाँ से यहाँ बुलाना है तो क्या करोगे भाई? तो बोला उसको मैं बोलूँगा कम ईयर। तो फिर पूछा कि आप ये बताओ अगर वो बंदा वहाँ चला गया और उसको फिर बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? मतलब वहाँ चला गया तो वहाँ भेजना है उसको, तो कैसे भेजोगे? तो बोला मैं वहीं चला जाऊंगा और बोलूंगा कम ईयर। सही है। तो इसमें हम खुद सक्सेस लें और एक अच्छा इंसान बने और इसमें लोगों को फिर कम ईयर करें ताकि लोगों के लिए हम रियल इस इंडस्ट्री की सेवा कर पाएंगे। ऐसे मुझे ऐसे लगता है। वंडरफुल, सक्सेस का एग्जांपल बने। थैंक यू सर। राइट सर, वंडरफुल सर। आपने सर बहुत बड़ी टीम बनाई है, कितना 70 लाख के आसपास लोग हैं। जी सर। और लोग तभी आए हैं जब ज्वाइनिंग हुई है, तो ज्वाइनिंग की लाइन कैसे लगा दें? थैंक यू सर। सर ज्वाइनिंग की लाइन का तो एक ही तरीका है मुझे जो समझ में आता है। मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारे आप जैसे और बहुत सारे लीडर्स को सुना है कि ये ग्रेट इन नंबर्स का गेम है। ग्रेट इन नंबर्स का है, तो हम ग्रेट इन नंबर्स में सारी चीज़ें करें। अगर हमने लिस्ट बनानी है तो ग्रेट इन नंबर्स में बनाएं, ज़्यादा नंबर में बनाएं। अगर प्लान दिखाने तो ज़्यादा नंबर में कराएं।
फॉलोअप करने थे ज़्यादा नंबर में कराएं, कोर बनाने थे ज़्यादा ग्रेट इन नंबर्स में करें। और हमारे को जो सिस्टम की जो एक्टिविटी सजेस्ट की जाती है या जो हमारे सिस्टम हमको रिकमेंड करता है वो सारी ग्रेट इन नंबर्स में हो। जैसे टूल्स का प्रमोशन है तो ग्रेट इन नंबर्स में हो। तो अगर ग्रेट इन नंबर्स में हम सारी चीज़ें करेंगे तो लाइन भी हमारे पास ग्रेट इन नंबर्स हो जाएंगे। इसको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं सर कितनी प्लान दिखाएं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप कितने बड़े चेक चाहते हो, तो वो बोलते हैं हम थोक के भाव में चेक चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ थोक के भाव पे फिर प्लान दिखाओ आप। सही है। तो अगर ग्रेट इन नंबर्स में हम जाएंगे और हर साइड से, चाहे हमारे बंदों को ट्रेंड करने की बात आए, चाहे उसको प्लान दिखाने की बात आए, तो ग्रेट इन नंबर से हम ये सारी चीज़ें लाइन लगा सकते हैं ज्वाइनिंग की और सक्सेस की। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना पड़ेगा। जी सर। मतलब प्रोस्पेक्ट लिस्ट लंबी होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बड़ी होती चली जाएंगी। जी सर। जी सर। राइट। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, समय की लिमिटेशन की वजह से एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। जी सर। ये क्वेश्चन पूछा है स्टडी पॉइंट हब ने, प्रॉपर इन्विटेशन कैसे करें? थैंक यू सर। प्रॉपर इनविटेशन कैसे करें? वैसे तो बहुत सारे हमारे पास में, अपने पास में वीडियो ऑडियो रहते हैं, आपके चैनल पे भी बहुत सारे हैं सर। और लेकिन प्रॉपर इनविटेशन कैसे करें, इसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि प्रॉपर इनविटेशन करने के लिए अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करें। ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करने का तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें और एक्साइटेड होकर करें, एक्साइटमेंट के साथ करें। क्योंकि ये बात फ़र्क नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कैसे बोलते हैं। यस यस। एक्साइटमेंट के साथ में करें। और तीसरा जो पॉइंट है जो मेरे को ज़्यादा समझ में आता है वो है कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। जिसको भी हम इनवाइट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चाहिए क्या, या उसके जीवन में हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख के उसको बता के इनवाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इनविटेशन हमारे साथ में होगा। और हमारी जो भावना जो रहे लोगों को जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, हमारी भावना ये रहे कि मैं इसकी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ, मैं इसके परिवार में खुशियाँ देने जा रहा हूँ और मैं इसको इस बिज़नेस में एक आइकॉन बना के दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसी अगर भावना के साथ हम इनवाइट करेंगे तो बाकी इनविटेशन करने के जो तरीके हैं और उसमें रहता है, जैसे क्लियर द नाइट रहता है, इनविटेशन करने से पहले उसकी अगर हमने नीड पहचान ली, उसकी रिक्वायरमेंट पहचान ली और उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे तो उसके कान खड़े हो जाएंगे और क्यूरियोसिटी उसकी जग जाएगी। और वो हमारे साथ में जब भी हम जहाँ पे 1-to-1 के लिए या हॉल मीटिंग के लिए जहाँ हम इनवाइट करेंगे वो मुझे लगता है खुशी खुशी आ जाएगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपका 20 साल का जो अनुभव था, आपने 20 मिनट में तो उसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन हमने प्रयास किया और आपने बहुत एकदम टू द पॉइंट और बहुत स्टिक बात की है सर। आपने समय निकाला ग्रेवाल सर, दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार। और हम लोग उम्मीद करते हैं सर, जिस प्रकार आप कंपनी की सेवा करके आपने कंपनी को इतना बड़ा बनाया है, उसी प्रकार से इंडस्ट्री की सेवा का जब जब मौका मिलेगा हम आपको याद करेंगे। बिल्कुल सर। और पूरे अधिकार के साथ आपको बुला लेंगे सर। जी सर। बस साहब आप कहें तो मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ। प्लीज़। मेरा जो बिलीव है इस बिज़नेस में और सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और इस सिस्टम में, इस कदर तक है कि अभी मेरा बेटा पिछले 5 साल से इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया है। अच्छा। 2014 में गया था, 2019 में आया, जस्ट कोरोना से पहले। राइट। और उससे वो मेरी सक्सेस को देख रहा है, मेरे जज्बे को देख रहा है, जुनून को देख रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने पूछा, बेटा अभी क्या करोगे? बोले पापा पूछने की बात है क्या, आप जो कर रहे वही करेंगे। अरे क्या बात है, वंडरफुल। तो अभी मेरा बेटा भी इसमें आ गया है, तो अच्छा। इज़ रेडी टू टेक ओवर एज ए नेक्स्ट जनरेशन। वो टेक ओवर कर रहा है और बोल रहा है कि पापा आप बताओ, चार्ज दे दो, आई विल टेक केयर। तो ऐसे करके बस मैं ये बताना चाह रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन आपकी सक्सेस को देख के, हमारी सक्सेस को देख के नेक्स्ट जनरेशन भी आपके साथ आए, ऐसा काम मतलब करने का डिसीजन हमको लेना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये एक छोटा सा उपहार थैंक यू आपके लिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो ये थे नरसी ग्रेवाल जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, 20 साल से ज़्यादा तजर्बा। प्रयास किया हमने 20 मिनट में आपके सामने उपस्थित करने का। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे आपके पास में आएंगे,
ज़रूर कीजिएगा और लोगों को करवाइएगा, ताकि उनको डायरेक्ट सेलिंग का सही एजुकेशन, सही ज्ञान और सही जानकारी एक साथ एक मंच से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।